अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं अबाउट एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या होती है? जब स्पेशली इस टॉपिक को हम ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह की डेवलपमेंट आम इंसानों के अंदर होती है, आम हालात में होती है, उसमें किसी तरह की कोई डेविएशन आ जाए, उसमें किसी तरह का कोई इनहराफ आ जाए, कोई स्ट्रक्चर कम हो जाए, कोई स्ट्रक्चर डबल हो जाए, या पार्ट ऑफ ऑर्गन इसमें मिसिंग हो, तो ऐसी डेवलपमेंट को एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहा जाता है। लाइक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो अगर हैंड एंड फीट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स है 5 हैं, 5 से मोर और लेस हो जाए, ऐसे ही जो नॉर्मल साइज का स्कल होता है वो उससे छोटा या उससे बहुत बड़ा हो जाए, तो ये इस तरह की जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह की डेवलपमेंट को एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। डिफाइन करते हैं हम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और होता क्या है, किसी न किसी तरह की अनफेवरेबल कंडीशन आ रही होती है, मतलब उसमें इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो सकता है, उसमें न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है, उसमें क्रोमोसोमल फैक्टर हो सकता है, या उसमें कोई जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो सकती है। तो कोई भी कंडीशन जो अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से बॉडी पार्ट्स को नॉर्मली डेवलप ना होने दे, ऐसी डेवलपमेंट को एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अगली चीज आती है हमारे पास, फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को काज करती हैं। तो हर वो चीज जो इंटरफेयर कर सकती है, हर वो फैक्टर जो इंटरफेयर करेगा नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ, यानी नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान कोई भी चीज जो इसको मतलब एबनॉर्मल कर दे, कोई भी चीज ऐसी जो इसमें इससे काम में मदाखलत करे, रुकावट डाले, उसको हम एज अ फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे। 5 डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स है जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को काज करते हैं। सबसे पहले इसमें इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ये पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी वालदैन से बच्चों में ये मुंतकिल होती हैं। और डेफिनेटली चूंकि ये इनहेरिटेड है, तो ये जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल होती हैं। सो डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसमें एग्जांपल हम हीमोफीलिया की लेंगे। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, और जब खून जमता नहीं है, नॉर्मल हालात में कभी भी कोई हमें कट लगता है तो थोड़ी देर खून बहने के बाद खून रुक जाता है, जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो हीमोफीलिया की कंडीशन के अंदर खून को जमाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, वो प्रोटीन्स जिन्होंने खून को जमने में मदद देनी है, वो इसके अंदर जीन्स नहीं होंगे। जब वो जीन्स नहीं होंगे तो वो प्रोटीन नहीं बनेंगी और खून जमेगा नहीं, और इवन छोटे मोटे कट से भी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि इवन ये डेथ काजिंग भी हो सकता है। तो हीमोफीलिया इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी की एक एग्जांपल है, जो डिफेक्टिव जीन से थ्रू ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर हम इसमें लेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस 46 क्रोमोसोम से किसी भी तरह की कोई डेविएशन आ जाए, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए, दोनों तरह की एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहलाती है। जनरली ये कॉज होती है ड्यू टू मियोटिक एरर, यानी मियोसिस के दौरान जब पेयरिंग होती है, क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, और एनाफेज में उनकी सेपरेशन होनी है, तो वो सेपरेशन मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती, जिसको नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। तो अब होगा क्या कि जो गेमीट बनेंगे वो एब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होंगे, यानी नॉर्मल कंडीशन में 46 क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम जाने थे एग और स्पर्म के अंदर। अब नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक गेमीट के अंदर 24 क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरे गेमीट के अंदर 22 क्रोमोसोम होंगे। अब ऐसे अब नॉर्मल जो गेमीट्स होंगे, इनकी फ्यूजन के नतीजे में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, उनको क्या कहेंगे, उनको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मल यानी होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो सकता है उस गैमीट के अंदर जिसमें नॉन डिस्जंक्शन की वजह से पूरा पेयर चला गया,
یا پھر مسنگ آف کروموسوم ہوگی جس میں بالکل ہی نہیں گیا نان ڈسٹنکشن کی وجہ سے. تو اس سے کاز ہوتے ہیں سینڈرومز. جتنے بھی ہم اس میں سینڈروم لیں گے یعنی نارمل نمبر آف کروموسوم سے ڈیویشن والے سارے سینڈروم اسی کے اندر کنسیڈر ہوں گے. اس میں کلائن فلٹر سینڈروم ہے. ویسے اس میں کہہ لیجیے تھرڈ جینڈر کے انڈیویجولز جن کے اندر ڈبل ایکس اور وائی کروموسوم ہیں یعنی یہ اپیرنٹلی اس میں میل اور فیمیل دونوں کے کریکٹرز موجود ہوتے ہیں. تو ڈبل ایکس کی وجہ سے ان کے اندر فیمیل کے سیکنڈری سیکشل کریکٹرز ہوں گے اور وائی کروموسوم کی موجودگی کی وجہ سے ان کے اندر میل جو سیکنڈری کریکٹرز ہوں گے ان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی بٹ وہ انڈر ڈیولپڈ اس کے اندر کریکٹرز موجود ہوتے ہیں. ٹرنر سینڈروم ہے. اس سینڈروم کے اندر ایک ایکس کروموسوم مسنگ ہوتا ہے. انڈیویجول فیمیل کی طرح دکھائی دیں گے لیکن ان کے اندر پورا ریپروڈکٹیو سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. سو ان میں گیمیٹ کی فارمیشن نہیں ہے, ان میں بیبی کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. اور جیکب سینڈروم ہے. اس کے اندر کیا ہوگا, اس میں ویسے تو نارمل کروموسوم باقی ایکس اور وائی کروموسوم ہیں بٹ وائی کروموسوم ڈپلیکیٹڈ فارم میں ہے, ڈبل اس کے اندر ہوگا. تو ایسے انڈیویجولز جن کے اندر سیکس کروموسوم ایکسٹرا موجود ہوتے ہیں جنرلی ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے ان جیکب سینڈروم کو, ان میں جو میلز ہوتے ہیں ان کو سپر میل بھی کہا جاتا ہے. ان میں ٹالنس دیکھنے کو ملتی ہے, اوور ٹال ہوتے ہیں, زیادہ قد ہوتا ہے, قد کاٹ ہوتا ہے. ایگریسونیس ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے, غصیلے اور لڑاکا ہوتے ہیں یہ لوگ. مینٹل ڈیفیکٹ ان کے اندر پائے جاتے ہیں, دماغی طور پر یہ نارمل نہیں ہوتے اور اینٹی سوشل بیہیویئر رکھتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, آدم بیزار ہوتے ہیں یہ لوگ. سو یہ تھی ہمارے پاس کروموسومل ایب نارمیلٹیز جو کہ کسی بھی انڈیویجول کے اندر میوٹک ایرر کی وجہ سے پورا کروموسوم یا مس ہو جانے کی وجہ سے یا پورا کروموسوم ایکسٹرا ایڈ ہو جانے کی وجہ سے یہ ایب نارمیلٹیز کاز ہو سکتی ہیں. مسنگ کروموسوم کے ساتھ یہ ہمارے پاس ٹرنر سینڈروم اور ایکسٹرا کروموسوم کے ساتھ یا ایکسٹرا وائی کروموسوم کے ساتھ ہمارے پاس کلائن فلٹر اور جیکب سینڈروم ہوتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس فیکٹر آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹر. انوائرمنٹ کے اندر موجود بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مدر کی باڈی کو, ایون مدر کی باڈی کے اندر ڈیولپنگ جو فیٹس ہوتا ہے اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. تو وہ تمام انوائرمنٹل فیکٹرز جو ڈیولپمنٹ کے دوران افیکٹڈ مطلب ہو سکتے ہیں, افیکٹ کر سکتے ہیں یا انڈیویجولز کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے دوران, ان تمام فیکٹرز کو ٹیراتوجنس کہا جاتا ہے. یعنی ٹیراتوجنس وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اب نارمل ڈیولپمنٹ کو کاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل ہم آئونائزیشن کاز کرنے والی ریڈیشنز کو لیتے ہیں جس میں ایکس ریز انکلوڈڈ ہوتی ہیں. ایکس ریز پینیٹریٹ کر کے میوٹیشن کاز کر سکتی ہیں اووم کے اندر, ایگ کے اندر اور سپرمز کے اندر. تو ایگ اور سپرمز سے جینز میں اگر میوٹیشن آ جائے ان ریز کی وجہ سے, ایکس ریز کی وجہ سے یا آئونائزیشن کاز کرنے والی ریڈیشن کی وجہ سے, تو ایسے جینز جو ہے تو یہ جین کی میوٹیشن ہی بٹ یہ میوٹیشن کاز کس وجہ سے ہو رہی ہے, انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے کاز ہو رہی ہے. تو تب بھی اس میں کیا ہوگا, ان میوٹیشن کی وجہ سے انڈیویجول نارمل پروڈیوس نہیں ہوں گے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جین ڈیفیکٹیو ہو رہا ہے, میوٹیشن کس جین کے اندر آ رہی ہے, کسی اسپیشل ہارمون کو اسپیشل کسی اس میں کہہ لیجیے جو ہوں گے انزائمز ہوں گے ان کو انکوڈ کر رہے ہوں گے. سم ٹائم یہ ڈیولپمنٹل جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والے جو جینز ہوتے ہیں جن کے اندر میوٹیشن آ سکتی ہے. سو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, مال فنکشننگ ہوگی جینز کی, پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. فورتھ ہم فیکٹر اس میں لیتے ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں. یعنی اگر جو ڈیولپنگ فیٹس ہے اس میں مدر پراپرلی اپنی ڈائٹ کے اندر پراپر جو بھی ریکوائرڈ اس کو کانٹینٹ ہے لائک وائٹامنس وغیرہ ہیں, تو اگر وہ پراپر نہیں لے رہی ہے, ٹریس ایلیمنٹس ہیں تو اس کو پراپر انٹیک نہیں ہو رہی یا کوئی اس طرح کا نقصان دہ کیمیکل, نقصان دہ مادہ اسی ڈائٹ کے اندر شامل ہے, اس میں ہم ٹاکسنس لے سکتے ہیں, اس میں ڈرگز لے سکتے ہیں, الکوہل لے سکتے ہیں. تو یہ ڈرگز اور ٹاکسنس اور الکوہل وغیرہ ڈیولپنگ فیٹس کو ایون
कोई भी पॉइजनिंग एजेंट, टॉक्सिक एजेंट अगर मदर ने इंजेस्ट किया है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डेवलपिंग फीटस पे होगा, बेबी की डेवलपमेंट पे होगा, और होगा क्या इससे, इसके नतीजे में जो डिफरेंशिएशन होती है, जो सेल डिफरेंशिएट होकर प्रॉपर ऑर्गन से उन्होंने फॉर्मेशन करनी है, वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं होगी, और इसके नतीजे में क्या हो सकता है, फीटस की डेथ हो सकती है, अबॉर्शन, और नेचुरल जो अबॉर्शन जिसे मिसकैरेज कहते हैं, ये मिसकैरेज को काज कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। ये मेटाबॉलिज्म के अंदर होने वाले कोई चेंज हो सकता है, और इसके नतीजे में जनरली क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल डेविएशन आती है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स है मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी मदर की बॉडी में होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है, या इवन फीटस का अपना जो मतलब मेटाबॉलिज्म है, उसमें अगर डिफेक्ट्स है तो उसकी वजह से डेविएशन आ सकती है, स्ट्रक्चरल डेविएशन आ सकती है, यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनना है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेगा। और स्पेशली जब ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही थी जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान कुछ ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, या पार्ट ऑफ ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल्स समटाइम वो सर्वाइव भी कर जाते हैं, कि उनके एक से ज़्यादा जो है मतलब कह रहे हैं बॉडी ऑर्गन जो है ना वो बन गए, दो एक ही बॉडी के ऊपर जो है, एक ही धड़ के ऊपर दो सर हैं, या दो बाजू इकट्ठे एक ही जगह पे दो बाजू जो है डेवलप हो गए, या समटाइम जो है ना वो हार्ट है वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुआ, या हार्ट का कोई एक चैम्बर है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, या लिवर की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई है, या ऑर्गन मतलब डबल भी हो सकते हैं इसमें, और ऑर्गन इसमें मिसिंग भी हो सकते हैं, और पार्ट ऑफ ऑर्गन भी इसमें मिसिंग हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं जो स्ट्रक्चरल डेविएशन को काज करते हैं। अब इसमें हम जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल लेंगे। इसमें माइक्रोसेफेली है। माइक्रोसेफेली के अंदर क्या होता है, स्मॉल साइज स्कल होता है, स्कल का साइज खोपड़ी का जो साइज है वो सारा छोटा इनका होता है डेवलपमेंट के दौरान, जिन्हें उर्फ आम में हमारे यहाँ दौले शाह के चूहे कहते हैं। तो ये माइक्रोसेफेली है, बेसिकली ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर स्कल का साइज नॉर्मल साइज से क्या होता है, स्मॉल होता है। फिर क्लेफ्ट पैलेट है, इसमें पैलेटाइन बोन के दरमियान में फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाती, और दोनों पैलेटाइन बोन जब मैक्सिला के साथ प्रॉपरली फ्यूज नहीं होती तो फिर ये एक चीरा जो है रह जाता है, सुराख रह जाता है तालू की हड्डियों के दरमियान, और इससे सकिंग में इशू आता है। फिर हेयर लिप की फॉर्मेशन हो सकती है, समटाइम जो है वो अपर जो लिप होता है ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, और इसी तरह बाज़ लिप के दोनों जो है ना मतलब कह लें कि पार्ट जो होते हैं इनको दरमियान में ये मिलाने वाला जो पार्ट होगा वो बाज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से होंठों के दरमियान में यहाँ पे जो है ना वो खाली जगह रह जाती है। तो ये हेयर लिप की फॉर्मेशन हो सकती है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, मोर और लेस इसमें नंबर ऑफ फिंगर हो सकता है देन 5, यानी कुछ लोगों की प्रॉपर 5 उंगलियां नहीं होती, 5 से ज्यादा हो सकती है, 6 से 7 हो सकती हैं, या 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। तो प्रॉपर नंबर या कह लीजिए कि जो डिफाइंड नंबर है उस नंबर से ज्यादा या कम की डेवलपमेंट भी हो सकती है। ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट की।